अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं ताकि 2023 के सीएसएस के एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपका करंट अफेयर्स और एसए का टॉपिक तैयार हो सके। चलें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफ़ॉल्ट से कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और अगर कर जाएगा तो क्या नेगेटिव्स तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, तो उसके पॉजिटिव्स हैं कि नहीं हैं। सिंपली जब कोई इंसान अपने आप को बैंकरप्ट शो करता है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास कर्जा चुकाने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं है, तो इसके रिटर्न में उसके ऊपर केसेस होते हैं, उसको जेल कर दिया जाता है। लेकिन कंट्री का ऐसा नहीं होता। कंट्री के ऊपर कोई जेल नहीं होती है, कोई उसको पनिश ऐसे नहीं दिया जाती जैसे कि आम आदमी को दिया जाता है। कंट्री का सिंपली ये होती है कि दुनिया उसके साथ ट्रेड बंद कर देती है। नुकसानदेह बात तो है, बहुत ही नेगेटिव चीज़ है कि आपके साथ दुनिया ट्रेड नहीं कर रही क्योंकि आपके पास डॉलर्स नहीं है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है। तो पाकिस्तान के मामले में कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ऐसे है कि पाकिस्तान की सारी ट्रेड इंपोर्ट के ऊपर बेस करती थी। कुछ चीज़ें और इंतहाई सस्ती चीज़ें जैसे कि रॉ मटेरियल है हम एक्सपोर्ट करते थे दुनिया को, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो महंगी चीज़ें हैं और जो लग्जूरियस आइटम्स हैं वो हम इंपोर्ट करते थे। तो कम से कम इस तरह से इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी पॉजिटिव चीज़ कौन सी है जो एनालिस्ट्स बोलते हैं, वो कहते हैं कि शायद इससे ही हमें अकल आ जाए, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को ये अकल आ जाए कि हमें अपने रिसोर्सेज से पैसे जनरेट करने हैं। अपने रिसोर्सेज से पैसे हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? पहला तरीका तो ये है करंट अकाउंट डिफिसिट को कम करके, यानी अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाकर। अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें एक्सपोर्ट प्रोड्यूसिंग जो इंडस्ट्री है उसको बूम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे रियल एस्टेट ज़्यादा चलती है, या रियल एस्टेट जैसी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है उसने काफ़ी प्लेस घेरी हुई है इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। हमारी इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से और चीप, यानी कि चाइना के से हम सस्ती इंपोर्ट लेते हैं, तो पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री काफ़ी बंद हो चुकी है क्योंकि उनकी महंगी चीज़ मार्केट में बिकती नहीं है। तो इंपोर्ट का एक बंद हो जाना जब आप डिफ़ॉल्ट करते हो, और दूसरे नंबर पर जब रियल एस्टेट एक्सपैंड करती है तो वो एग्रीकल्चरल लैंड को खा जाती है। और उसके अलावा जो ज़्यादातर इंडस्ट्री या स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो लगनी होती है वो आपकी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट लगती है क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे आते हैं। और जब आपको फिक्स्ड रिटर्न आ रहा हो और अच्छा रिटर्न आ रहा हो तो आप क्यों इंडस्ट्री लगाएंगे, आप क्यों दुकान बनाएंगे, आप क्यों स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेस को स्टार्ट करेंगे? आप खामोशी से कुछ प्लॉट्स लेकर उसी में ही क्यों नहीं बिजनेस कर लेते, या फिर आप कॉलोनी क्यों नहीं बना लेते? तो रियल एस्टेट ने हमारी बहुत सारी एक्सपोर्ट को खा लिया है, और इसी तरीके से बहुत सारी इंपोर्ट जो कि चाइना और दूसरी कंट्री से, खासतौर पे चाइना के साथ हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था उसके बाद से एक मार आई है, इसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट बहुत डाउन गई है। एक और भी फैक्टर रहा है और वो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जो कि इसहाक डार का इकोनॉमिक मॉडल है जिसको अक्सर लोग कहते हैं डारोनमी। तो हम देख सकते हैं कि कुछ लोग पॉजिटिव्स ये चीज़ लेते हैं कि अगर हम डिफ़ॉल्ट करते हैं तो हमारी इंपोर्ट रुक जाएगी। हम शायद कोशिश करें अपनी एक्सपोर्ट को ज़्यादा करने के लिए, हम अपने रिसोर्सेज से पैसे जनरेट करें, और जब रिसोर्सेज से पैसे जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे, हम टैक्स नेट को एक्सपेंड करेंगे। हमारे इस वक्त जो टैक्स है वो ज़्यादातर हम गरीबों से टैक्स लेते हैं या फिर हम मिडिल क्लास से टैक्स लेते हैं। जब आप मिडिल क्लास से टैक्स लेंगे तो वो उनके ज़्यादातर इनकम रोज़मर्रा की अशिया को ख़रीदने में ही कंज्यूम हो जाएगी, और फिर वो अपनी इनकम में से कुछ बचाकर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। तो हमारा ज़्यादातर टैक्स जो इस वक्त है वो हमारा मिडिल क्लास से है, मिडिल क्लास पे गरीब हो जाती है।
हम टैक्स कहाँ लेना चाहिए? हमें इनकम टैक्स की मद में टैक्स लेना चाहिए। हमारा इस वक्त सिंगल डिजिट इनकम टैक्स रेशियो है टू जीडीपी। इसका मतलब यह है कि हमारे अमीर क्लास टैक्स नहीं देती है। इनकम टैक्स एक वह टैक्स है जो अमीर क्लास के ऊपर टैक्स लगता है, यानी जितना कोई ज्यादा अमीर होगा उतना ज्यादा वो परसेंटेज में टैक्स देगा, और जितना गरीब होगा शायद उससे टैक्स लिया ही ना जाए। तो इसीलिए इनकम टैक्स को कहा जाता है कि अमीरों से टैक्स, और एक इंसाफ पसंदाना टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जीएसटी की शक्ल में हम रोजमर्रा की अशिया खरीदते हैं, इसको बोलते हैं गरीबों के ऊपर या मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स। इससे हमारी ग्रोथ कम से कम होती है दूसरे वाले टैक्स से। तो अगर हम डिफॉल्ट हो जाते हैं तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर सोचे, और गवर्नमेंट वो सॉल्यूशंस जो उसको सदियों से पता थे कि ये सॉल्यूशंस को अपनाने से हम बेहतर इकोनॉमी हो सकते हैं, शायद अब वो सोचे। क्योंकि पहले तो हमारे पास इजीली अवेलेबल लोन्स होते थे आईएमएफ के या दूसरे डोनर्स के, क्योंकि हम उनके लिए सर्व करते थे, हम उनकी हायर्ड गन्स थी, हम उनकी स्ट्रेटेजिक नीड्स पूरी करते थे, उसके बदले में हम पैसे लेते थे, तो हम इजी गोइंग हो गए थे। हम बहुत सख्त किस्म के रिफॉर्म्स नहीं लेके आ रहे थे। सख्त रिफॉर्म्स में से एक चीज मैंने आपको बताई कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगाना। अब ये सॉल्यूशंस हो सकता है कि डिफॉल्ट के बाद हमारे सारे पॉलिटिकल लीडरशिप बैठ जाए या साथ में और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करें, यानी कंसेंसस बिल्ड करें कि हमने कौन कौन सी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आनी है। लेकिन डिफॉल्ट से पहले कम से कम ये कंसेंसस मौजूद नहीं है। इन पॉलिटिकल पार्टीज की रियलाइजेशन ही नहीं है कि किस तरीके से इनकी विल पावर इरोड हो चुकी हुई है रिफॉर्म्स करने के मामले में। आप सिर्फ पीडीएम की ही मिसाल ले लें तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो इनमें भी मौजूद नहीं है जो कंसेंसस है। आप आर्मी और सिविलियंस की बात ले लें तो इनमें भी मौजूद नहीं है। अगर हम बात करेंगे अमीरों को टैक्स लगाने की, तो क्या ये सारे लोग अपने ही लोगों को टैक्स कर सकते हैं जो इनके एमपीएस या एमएनएस मौजूद हैं, या उनकी जो मिलें हैं, या उनकी बड़ी बड़ी रियल स्टेट जो सोसाइटीज हैं, क्या उनको टैक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इससे इनकी पॉलिटिकल बेस कमजोर हो जाएगी, इसलिए डरते हैं। अगर हम ले लें पीएमएलएन को, तो पीएमएलएन की कोशिश होती है कि वो प्राइवेटाइज करे, जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस है उनको प्राइवेटाइज किया जाए, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की बिल्कुल पॉलिसी नहीं है कि वो प्राइवेटाइज करे। यहां पे भी कंसेंसस मौजूद नहीं है। अगर हम मिलिट्री की बात कर लें तो क्या मिलिट्री रियल एस्टेट से रेलेवेंट जो सेक्टर है उसके ऊपर टैक्स लगाने देगी या फिर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने देगी, जबकि उनके बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनको डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज बोला जा सकता है। तो ये इतने इख्तलाफात तो कम से कम इत्तेहादियों में भी मौजूद है। तो कुछ लोग कहते हैं कि डिफॉल्ट के बाद हो सकता है कि कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स यहाँ पे किए जाएं, जिनको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बोलते हैं या लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स बोलते हैं। अब लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स तो सबको पता है कि आपने अपने रिसोर्सेज से पैसे जनरेट करने हैं, आपने इनकम टैक्स लगाना है, उसको टैक्स बेस को एक्सपेंड करना है, आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है, आपने इसके अलावा एक्सचेंज रेट को फिक्स नहीं करना है, खामखा रुपए की वैल्यू को बढ़ाना नहीं है फिक्स करके, क्योंकि अगर आप रुपए की वैल्यू को बढ़ाते हैं जैसे सागदार करते रहे हैं तो आप देखें कि उससे हमारी एक्सपोर्ट रुकती रही है। तो ये सारी चीजें हैं जो वो कह रहे हैं कि शायद इससे अच्छाई आए, इससे पॉजिटिव आए। नेगेटिव तो आपको पता ही है कि इससे मोरल डाउन होगा, हमारी क्रेडिबिलिटी कम होगी इंटरनेशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, हमारे बैंकिंग सेक्टर जो है वो उसको डाउनफॉल मिलेगा, और ख़ास तौर पर अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो अमीरों को ज़्यादा हिट करेगा। ये भी शायद आपको पता हो। अमीरों को कैसे हिट करेगा? वो वाली बड़ी बड़ी कंपनीज, रियल एस्टेट और इसके अलावा स्टॉक मार्केट से रेलेवेंट जो बड़े बड़े जिन बैठे हुए हैं, जिनका डायरेक्ट काम बैंकिंग सेक्टर के साथ है, उनको काफी मसाइल का सामना करना पड़ेगा, उनके बिजनेस को डाउनफॉल आएगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसको देख के हम कह सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, अगर नेगेटिव नहीं है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि क्या
पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे? तो बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते हैं कि नहीं, शायद पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच जाए इस दफा भी, जैसे कि पिछली दफा। लेकिन बहरहाल ये जो सिक सिचुएशन है वो चलती रहे जब तक कि हम अपने रिफॉर्म्स नहीं लेके आते, जिसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बोलते हैं। क्यों बचेगा पाकिस्तान? नंबर एक, हम न्यूक्लियर पावर हैं और ये बात दुनिया को पता है। जो बाइडेन भी अभी रिसेंटली ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान इज अ डेंजरस कंट्री बिकॉज पाकिस्तान हैज न्यूक्लियर वेपन्स एंड पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम टेररिज्म एंड देयर इज ऑल्सो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत अहम है। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के जहन में मौजूद है कि यहाँ पर जो ब्लैक मार्केट है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को शायद बीफ अप करने की कोशिश करे, ये उनके ज़हन में है। जैसे कि हमने देखा जो हमारा पीछे एक मामला हुआ था जिसमें हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सहगा, जिसमें एक पूरी ब्लैक मार्केट जो है इन्वॉल्व थी। ईरान को, लीबिया को ये प्रूफ मिले थे कि उनको हमने टेक्नोलॉजी बेची है और उन दिनों में बेची है जब हमारी इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं थे और इसको एतराफ़ भी किया गया था। एक रीज़न तो ये है। दूसरे नंबर पर जब हम डिफ़ॉल्ट करते हैं तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस का ध्यान डिफ़ॉल्ट से अपने आप को निकालने की तरफ होगा, जबकि टेररिस्ट को स्पेस मिलना शुरू हो जाएगी, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी। और थर्ड, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरनेशनली जो डोनर्स हैं या फिर जो मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं और वो कंट्रीज जिन्होंने हमें लोन दिया हो, हमने पूरी दुनिया को लोन वापस करना है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और उनके लोन का बेड़ा गर्क हो जाए। उनको जो रिटर्न आने थे वो भी ना मिले, इसलिए कुछ ना कुछ ब्रीदर शायद पाकिस्तान को मिलता रहे। तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी। अगला टॉपिक अगले दिन।